तो देश की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता लग ही गई होगी। शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया है। अब क्या होगा जंतर मंतर के आंदोलन का, आगे क्या होगा युवाओं के आंदोलन का, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। सवाल वही सर जो मैंने भूमिका में कहा कि अब क्या होगा। देखिए, अब होना ये है कि मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के तौर पे कि देश का बहुसंख्यक युवा जो मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के, आक्रोशित होकर के सड़कों पर था, मुझे लगता है कि इस इस्तीफे के बाद करीब करीब उसमें से 80-90% युवा सड़कों से अपने घरों को चला जाएगा। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जो है आंदोलन में महीनों जमे रहें। उनको पढ़ना भी लिखना है, उनको घर चलाना है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका सामना करना है, उसको लड़ना है, तो वो सड़कों पे नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तब्दीली ये होगी। जहाँ तक अगर आपका आशय छत्तीसगढ़ कॉकरोच जनता कांग्रेस जो है पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी जो 2-3 बातें जिस पर चर्चा चल रही है, 3 प्रमुख मांगे थी। एक मांगे मान ली गई, मान क्या ली और इस्तीफा हो गया। 2 अन्य मांगे हैं, उस पर चर्चा चल रही है और उसका भी रास्ता निकल जाएगा। तो उसके बाद उनके पास वहाँ पर जंतर मंतर पे रुकने का कोई कारण बचेगा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी थी और बाकी विपक्षी दल थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे। मुझे लगता है कि अब उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तो सोमवार से संभव है कि संसद ठीक से चले। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो एक पूरे देश में जो एक अराजक स्थिति पैदा होने की तरफ चीज़ें जा रही थी, उस पर विराम लगेगा और आंदोलन अब तो ख़त्म होगा। अगर कॉकरोच जनता पार्टी उसको ख़त्म नहीं करेगी तो वहाँ से यूथ चले जाएंगे, तो स्वतः ख़त्म हो जाएगी। तो आंदोलन तो अब ख़त्म होगा। तो संजय जी, आंदोलन तो ख़त्म हो जाएगा, जैसा सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ ही दिया। अभिजीत दीप के अभी भी कह रहे हैं कि कॉकरोच से हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। इस रिएक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, अभिजीत दीपके का अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत वो आए हैं। और देखिए, राजनीति में जो चीज़ें जो दिखती है वो होती नहीं है। जितनी चीज़ें उस आंदोलन में दिख रही है केवल उतनी चीज़ें नहीं हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि उसको समझने का वक्त न देश के युवा को है, न देश की जनमानस को उतनी है, न उतनी समझ है। तो लेकिन युवाओं के अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो उनके साथ बैठे महीनों वहाँ नहीं रह सकते। वो जाएंगे, उनके अपने घर द्वार है, उनके अपने कामकाज हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी परेशानी है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनका भविष्य है, तो वो लौटेंगे। जो जन समर्थन अब तक था वो जन समर्थन रहेगा नहीं। हाँ, देश में मुद्दे बहुत सारे हैं। अब उन मुद्दों को किस तरीके से एक अपीलिंग मैसेज के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी कन्वर्ट कर पाती है, और अभी जो भीड़ युवाओं की उनके साथ आई थी, उनको अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के तौर पे, प्रतिबद्ध समर्थक के तौर पर कैसे उनको कन्वर्ट कर पाती है, ये एक चुनौती होगी। हमने देश में बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। भीड़ 1 दिन 2 दिन जुट जाना वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। लोगों में आक्रोश इतना है, निराशा इतनी है, हताशा इतनी है, जहाँ कहीं एक संभावनाओं का दीपक जलता हुआ दिखता है, वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वो कितने दिन इकट्ठा रहेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जब तक कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, जब तक इनका अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा, जब तक इनका सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे,
तब तक मुझे नहीं लगता है कि जितने यूथ देश भर के अभी उठ खड़े हुए थे उतने सारे यूथ उनके साथ लंबे समय तक जमे रहे। अच्छा सर, आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, पहले भी हमने आंदोलन देखे, कई ऐसे नेता निकले ऐसे आंदोलनों से, जैसे हार्दिक पटेल निकले पाटीदार आंदोलन से कांग्रेस में चले गए, फिर उसके बाद कन्हैया कुमार थे जो पहले वामपंथी दल से चुनाव लड़े, उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए। अभिजीत दीपके के बारे में कहा जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है भीम आर्मी से वो जुड़ जाएं, क्योंकि उनकी विचारधारा मैच करती है उनसे। अब ये जो आंदोलन अगर अभिजीत दीपके उठाते हैं सेपरेटली अन्य मुद्दों पर, तो सोनम वांगचुक क्या उनसे अलग हो जाएंगे? क्योंकि अन्ना जी भी पहले, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए थे। देखिए, डिफरेंसेस तो अभी एकदम बहुत खुल करके दोनों में क्लियर हो गया है। अनशन तोड़ने के बाद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शंस आए और विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से हमले किए गए सोनम वांगचुक के ऊपर, तो वो काफ़ी निराश भी दिखे उससे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एसोसिएशन उस तरह का रहेगा। एक खटास कहीं ना कहीं पैदा तो हो गई है। अभी अभिजीत दीपके के साथ विपक्षी दल खुल करके तो सामने नहीं आया था। कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों ने उनको सैद्धांतिक रूप से समर्थन दिया, लेकिन सारे विपक्षी दल तो वहाँ आए नहीं, मंच तक भी नहीं आए, उनसे बातचीत भी नहीं की। तो एक बड़े चेहरे के रूप में जिसको देश दुनिया जानती है, ऐसे रूप सोनम वांगचुक इनके साथ थे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में वो उस तरह से खुल करके आंदोलन में साथ रहेंगे। और केवल वो क्यों, देश का बहुत बड़ा जनमानस उनके साथ रहता है या नहीं रहता है, ये इस पर निर्भर करेगा कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं किस तरीके से स्पष्ट होती है, आने के भविष्य की कार्य योजना उनकी किस तरीके से स्पष्ट होती है, उनका वैचारिक जो पक्ष है उनके पूरे आंदोलन का, वो किस तरह से उभर करके सामने आता है। ये तमाम सारी चीज़ें जब बहुत स्पष्टता से आएगी सामने, तब मुझे लगे देश को भी ज्ञात होगा, हम सबको ज्ञात होगा कि उनका जन समर्थन कितना है सैद्धांतिक रूप से। सर, जंतर मंतर के आसपास जो भी मेट्रो स्टेशन है, अब सबको सरकार धीरे धीरे खोल रही है, जहां बंद कर दिया गया था। यानी अब जो आंदोलनकारी हैं सबको घर वापस जाने के लिए प्रेरित कर रही सरकार। मतलब सरकार की भी तैयारी है कि इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए आज। निश्चित तौर पर सरकार तो चाहेगी। सरकार क्यों, काफ़ी लंबा हो गया है तो सरकार जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द चाहेगी कि पूरे समस्याओं का समाधान हो जाए। और मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा डिसीजन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा जिस तरीके से दिया, और धर्मेंद्र प्रधान क्यों, बीजेपी और केंद्र सरकार ने देश भर में जिस तरह से अराजक स्थिति की तरफ देश जा रहा था, उससे बचाने का और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था सरकार के पास। और अगर सरकार और हठधर्मिता पर रहती तो देश की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली थी। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, बीजेपी ने, केंद्र सरकार के रणनीतिकारों ने अभी के हालात में बहुत उचित निर्णय लिया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ठीक भी होते हैं, सही भी होते हैं, तो भी आपको राजनीति में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए 2 कदम आगे बढ़ाने के बजाय 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो परंपरा रही है जिसमें उनके मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, अभी तक एमजे अकबर के अलावे किसी का इस्तीफ़ा नहीं हुआ था मोदी सरकार में, पहली बार इस्तीफ़ा हुआ है। तो इसको इस रूप में भी लिया जाना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के मद्देनज़र सरकार ने 2 कदम पीछे अपना पाँव खींचा है। संजय जी, इसके राजनीतिक पहलुओं पर भी अब चर्चा करते हैं। पिछले कई समय से इस बात को तो सभी मान रहे, राम मंदिर चंदा विवाद जब हुआ, जो घटना सामने आई, उसके बाद से लोकप्रियता कहीं ना कहीं बीजेपी की गिर रही थी। लेकिन इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों से नीट मामले में मोर्चा संभाला, लगातार बैक टू बैक 2 दिन वीडियो जारी किए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी हो गया, तो जिस प्रकार से उन्होंने जो मैनेजमेंट को संभाला खुद आगे बढ़कर, कह सकते हैं कि मोदी की लोकप्रियता दोबारा अब
देश में आने वाली है चरम पर? देखिए, चरम पर आने वाली है ये कहना तो ज़रा सा जल्दबाजी होगी कि वो जिस लेवल पे उनकी लोकप्रियता पिछले वर्षों में रही है फिर उस पर हासिल करना, क्योंकि क्या होता है कि एक लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता के खिलाफ यूं भी एक एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनती है। कई बार मुद्दे न रहने के बाद भी कई सारी चीज़ें ऐसी बन जाती है जिसके कारण सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। जैसे अब धर्मेंद्र प्रधान का ही, धर्मेंद्र प्रधान का क्या विषय था? नीट का पर्चा लीक हो गया। ये बताइए कि देश में पहली बार किसी एग्जाम का पर्चा लीक हुआ है क्या? इससे पहले नहीं हुए क्या? कितने पर्चे लीक हुए, कितने बहुत सारे विषय हुए, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले 4-5 साल में 2021 में वो शिक्षा मंत्री बने, तब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर दिया। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो औपनिवेशिक सोच से और औपनिवेशिक लवादा लिए हुए अब तक जिसको हम ढो रहे थे, उसको उन्होंने पूरी तरीके से परिवर्तित करके भारतीय ज्ञान परंपरा में लेकर के आ गए। और भारतीय ज्ञान परंपरा जब आई है एनईपी के माध्यम से, अब भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाइयाँ सभी स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में होनी शुरू हो गई है। और जब एक पूरी जो व्यवस्था जो वर्षों से मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद से, जिसमें जिस इतिहास में अकबर द ग्रेट 30,000 लोगों का नरसंहार करने वाला शासक हमको महान पढ़ाया जाता रहा, और मुगल बहुत अच्छे पढ़ाए जाते रहे। वो मुगल ने भारत को जीत लिया, ये हम पढ़ते रहे। लेकिन मुगल को 17 बार मुगल शासकों ने जो है पूर्वोत्तर में अहोम जो साम्राज्य था उसके खिलाफ 17 लड़ाइयाँ लड़ी और 17 में मुँह की खानी पड़ी, और 17 बार लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो नहीं जीत सके। ये हमको कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो ये जो पूरी सोच थी, ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये जो पूरा इतिहास था, उसको बदलने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय ज्ञान, भारतीय जो, अब ये बताइए कि भारत आपसे पूछा जाए कि जो है शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी कहते हैं, उसके जनक कौन है? तो आप जाहिर सी बात है कि अंग्रेज का नाम लेंगे। आपको अपना जो ऋषि कनाद है वो आपको नहीं पता होगा। हमारे देश के बच्चों को नहीं पता है कि ऋषि कनाद ने शल्य चिकित्सा विश्व में सबसे पहले उसका ग्रंथ जो है हुआ। ठीक है, 0.0 अगर ना हो तो गणित कहाँ जाएगा? लेकिन हम कितना उस पर गर्व महसूस करते हैं, सुश्रुत और कनाद जो इस पे परमाणु पे। तो ये जो पूरा ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा कहाँ है? आपको पढ़ाया गया क्या? हमको पढ़ाया गया क्या? अब उसकी तरफ पिछले 5 सालों में इन्होंने काम किया, और इस काम के कारण एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव था, जो बहुत बड़े जो लोग थे, जो पूरी अवधारणा थी हमारे शिक्षा व्यवस्था में वामपंथ की, अंग्रेज़ों की, औपनिवेशिक सोच की, ठीक है, ईसाईयत की, उस सब को ध्वस्त किया गया। तो ये पूरे लोग धर्मेंद्र प्रधान से बहुत वर्षों से नाखुश थे, और उनके खिलाफ इससे पहले ये पहला आंदोलन तो हुआ नहीं, इससे पहले यूजीसी के समय काफ़ी हुआ, उनके इस्तीफे की बात हुई। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी कहानियाँ हैं। हमको देखिए, जो केवल दिखता है वो तो ऊपर ऊपर आपको दिख जाता है, उसके पीछे की कहानियाँ बड़ी लंबी होती है। मतलब सारे विरोधी एक साथ हो गए थे, इंक्लूडिंग केजरीवाल ग्रुप, जिस बैकग्राउंड से अभिजीत दीपके आते हैं, कि इनको तो इन के इन प्रकार हटाया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, इसके पीछे जो अब अंतर्राष्ट्रीय जो एक गिरोह काम करता है, वो एक बहुत बड़ा गिरोह है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उसमें जब आप उसका स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा गिरोह है, जो इस्लाम का, चाहे ईसाई का,
जिसके पूरा नैरेटिव्स हमारी शिक्षा परंपरा से खत्म हो रही है। तो एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इस सारी चीज़ों को लेकर के लेकिन उस सब के बीच में सीजेआई की एक टिप्पणी आई, कॉकरोच और पैरासाइट्स, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और देश के युवाओं की जो हताशा थी, जो निराशा थी, जो आक्रोश था, वो आक्रोश सामने आ गया। और आक्रोश इस लेवल पे आ गया, उसमें जो अराजक तत्व थे वो इसका इस तरह से लाभ उठाने की कोशिश में लग गए, जगह जगह कई जगह प्रायोजित हिंसाएं भी हुई। तो उससे अभी देश के सामने एक ही विषय था कि किसी तरीके से इस हिंसा को रोका जाए, इस अराजकता को रोका जाए, उपद्रव को रोका जाए। और मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से सरकार ने बेहतर कदम उठाया। अच्छा संजय जी, इस पूरे घटनाक्रम में जैसे अब हो गया, इस्तीफा तो हो गया, इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत के तौर पे देखेगा। सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी इस पूरे सीरीज़ में कहाँ अब मतलब दिखेगी हमको कि बीजेपी हार गई, जीत गई, सरकार की जीत हो गई। अभी बीजेपी की स्थिति राजनीतिक मंच पे कैसी देश में? देखिए, एक मिथ तो टूटा कि बीजेपी कहीं झुकती नहीं है, बीजेपी शासन में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो टूट गया। और जाहिर सी बात है, जब ये टूटता है तो एक अति आत्मविश्वास वाला विषय रहता है, वो टूट गया है। लेकिन ये कई बार आपके फायदे के लिए होता है। देखिए, आप का अहंकार, कुछ नेताओं का अहंकार अगर 7वें आसमान पर जाने लगे तो उस पार्टी के लिए, उस संगठन के लिए, उस विचारधारा के लिए बेहतर होता है कि जनता उनको उनकी स्थिति दिखा दे। तो कुछ लोग यहाँ भी अहंकार में थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनको पता चल गया है कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं, और उनको झुकना पड़ा। ये झटका बीजेपी के लिए फायदेमंद मुझे लगता है कि इससे बीजेपी अगर इस्तीफा नहीं होता तो जिस गति से बीजेपी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की लोकप्रियता नीचे जा रही थी और जिस तरह से देश भर में सरकार के खिलाफ आक्रोश बहुत विकराल रूप धारण कर रहा था, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी। ये होने के बाद वो मुझे लगता है कि उसमें कमी आएगी और संभव है कि ये अच्छा अगर काम कर लिए, विशेष तौर पर युवाओं के लिए, जो एग्ज़ाम रिफॉर्म है उसको ठीक कर लिए, युवाओं के मसले को एड्रेस कर लिए, तो संभव है कि जो नुकसान इनको कुछ दिनों में हुआ है उससे भरपाई करके उससे आगे निकल सकते हैं। तो ये अनशन, धरना, आंदोलन लगभग ख़त्म होने को आ गया सर। एंड ऑफ द एपिसोड, आपकी फाइनल कमेंट क्या होगी इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, मेरा आपके साथ 2-3 चर्चा में मैंने कहा था कि जो लोग इस मुगालते में हैं कि भारत में नेपाल जैसा और दूसरे देशों जैसा कोई आंदोलन नहीं होगा, वो गलत सोच रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप हमारा पुराना वीडियो, हमारी अपनी चर्चा उठा करके देख लीजिए, उसमें मैंने कहा था, मेरे सेंटेंस थे कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये भी वक्त आएगा। तो उसकी एक झलक जो है इस पूरे आंदोलन के दौरान दिखा है। आपको समझना पड़ेगा, अगर देश के युवा आक्रोशित हैं तो उनको आपको समझना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं, उनको हताशा निराशा से निकालना पड़ेगा। और अगर उसको नहीं निकालिएगा तो जिनका ये तर्क है कि नेपाल छोटा देश था, वहाँ ये हो गया, तो भारत बहुत बड़ा देश है और वहाँ युवाओं की जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या सड़कों पर उतरेगी तो आपकी पुलिस, आपकी फोर्स, आपकी सेना, आपका मनोबल कहीं नहीं टिक पाएगा। तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो कुछ नालायक टिप्पणियाँ आ जाती है ना, बहुत संवेदनशील पदों पर बैठे हुए और बहुत जिनके तरफ अंतिम उम्मीदें होती हैं वहाँ पर बैठे हुए लोगों की, कुछ भी पैरासाइट्स, कॉकरोच, इनको समझना पड़ेगा कि इस तरह की टिप्पणियाँ आप करिएगा
तो पता चला कि यही जो कॉकरोच है, यही जो पैरासाइट्स है ना, किसी दिन आपको दीमक की तरह खा जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये नहीं है, देश उनका भी है, देश केवल आपका नहीं है, देश उनका भी है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी एस्पायरेशन हैं। तो आपको उनको भी समझना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और उनको अगर आप एड्रेस कर लीजिएगा तो भारत के लोकतंत्र बेहतरीन लोकतंत्र, कमियां हैं इस बात में कोई शक नहीं है, और जहां भी कोई भी सिस्टम रहता है उसमें कुछ कमियां रहती है, लेकिन भारत में लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और लोकतंत्र दुनिया भर में देखा गया है कि सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में से एक है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो जो एक अनरेस्ट जैसी स्थिति है, जो एक आक्रोश है, जो हताशा है, निराशा है, उसको समझ करके उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा आपके पास चारा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर उसको समझे हैं, पिछले 3-4 दिनों से जैन जी की भाषा में बात कर रहे हैं, उनके जो पूरा जेस्चर है वो बदला है और उनकी मांगे मानी गई है, इस्तीफ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम केंद्र सरकार की तरफ से भी उठाया गया। एक सवाल और ले लेता हूँ सर चर्चा के अंत में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, अब उनके पॉलिटिकल करियर को आगे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सत्ता के चहेते हैं, संगठन के चहेते हैं, आरएसएस के चहेते हैं और रिजल्ट देने वाले हैं। चहेता होना अलग विषय है, लेकिन रिजल्ट देने वाले भी हैं हर स्तर पे। सत्ता में भी उन्होंने रिजल्ट दिया है और चुनाव प्रबंधन के तो वो माहिर माने जाते हैं। जहाँ भी चुनाव हो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को भेज दो, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य बहुत उज्जवल है। ठीक है कि अभी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, सरकार ने 2 कदम पीछे लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार में भी उनकी भूमिका हो सकती है। रिसफल हो सकता है, उनको किसी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। संगठन में भी उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं, संगठन में उनको कोई महत्वपूर्ण काम दिया जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस इस्तीफे से नेपथ्य में चले जाएंगे या हाशिए पर चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है, क्योंकि वो ओबीसी का भी बड़ा चेहरा है, देश में ओबीसी के एक बड़े चेहरे के रूप में है। और अभी उत्तर प्रदेश में सामने चुनाव है, वहाँ ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इनको एकदम किनारे लगा दिया जाए, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी स्थिति मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बनने वाली है। पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य अभी नेपथ्य में नहीं जाएगा, जैसे संजय जी ने कहा। आगे कुछ संभावनाएं हैं देश की राजनीति में, बीजेपी में उनका कद आने वाले समय में हो सकता है एक निर्णायक भूमिका में नज़र आए। इसके साथ ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, बीजेपी कमबैक हो सकती है, बीजेपी की लोकप्रियता कम नहीं होगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। फिलहाल ये पूरे आंदोलन का एपिसोड अब लगभग समाप्ति की भूमिका पर है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जोड़कर बताइएगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, एडिटर जी से लगातार जुड़े रहिए, चर्चा होती रहेगी। नमस्कार।